नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम नालंदा विश्वविद्यालय के समृद्ध इतिहास के बारे में जानेंगे। अतः आप सबसे निवेदन है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। भारतीय इतिहास उस दौर से भी गुजरा जब हमलावरों लुटेरों के लिए कोई भी अवध्य नहीं था, कुछ भी रक्षणीय नहीं था। दौलत से लेकर ज्ञान तक उन्होंने सबको लूटा खसोटा। ऐसी ही अंधी लूट का शिकार हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय। बौद्ध काल का यह विश्वविख्यात विश्वविद्यालय इतिहास के पन्नों पर जैसा मिलता है, क्या वर्तमान में भी वैसा ही दिखता है? दुर्भाग्यवश आज यह एक खंडहर बन गया है। चीनी यात्री ह्वेन-सांग के यात्रा वृतांत, जिसका सैमुअल बील ने सन 1884 में अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसको पढ़ने के बाद एक नई दृष्टि मिलती है। वीएस नॉयपॉल ने कहीं कहा है, जानकारी आपकी आकलन क्षमता बढ़ाती है। ह्वेन-सांग के यात्रा वृतांत के विस्तृत अध्ययन के बाद वहां जाना एक अलग ही अनुभव देता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की रोचक जानकारियां इसमें हैं। यह वृतांत इस प्रकार है। मठ धू धू कर जल रहा था और तिब्बती साधु धर्मास्वामी नालंदा महाविहार के वयोवृद्ध कुलपति को बचाने के लिए इधर उधर छिपते फिर रहे थे। वे सन 1197 ईस्वी की गर्मियों के दिन थे। आतताइयों से उन्होंने अपने कुलपति को तो बचा लिया, किंतु विद्यापीठ को जलने से नहीं बचा सके और नालंदा महाविहार जलकर नष्ट हो गया। बचे रह गए ये खंडहर। विचित्र अनुभव है, ठहरे हुए पत्थरों के साथ साथ बहते हुए समय को देख पाना। इतिहास किताबों और तारीखों से निकलकर पत्थरों पर बनी आकृतियों, उन पर बैठे पक्षियों, उन पर पसरी अलसाई धूप के साथ मानो चल पड़ता है और तब सहसा बोध होता है कि इतिहास का असली जादू यही तो नहीं है। इन अचल पत्थरों के सामने खड़े खड़े हम सहसा अपने से परे चले जाते हैं। एक ऐसे कालखंड में पहुंच जाते हैं जब हम नहीं थे। किताबों में पढ़े एक एक अक्षर सजीव होकर जैसे हमारे साथ हो लेते हैं। उन्हें भी आक्रमणकारियों ने जला डाला। बहुत सारे अमूल्य ग्रंथ उस आक्रमण में जलकर नष्ट हो गए। नालंदा विश्वविद्यालय के धर्मगंज नामक विभाग में 3 विशाल ग्रंथशालाएं थीं, जिनमें असंख्य ग्रंथों का दर्शनीय संग्रह था। ग्रंथों का वर्गीकरण, उनके रखने का तरीका, उनके विषय विभाग का विवरण, उनके उपयोग के नियम आदि तब की सुव्यवस्था के सूचक थे। नालंदा विश्वविद्यालय का प्रारंभ एक बौद्ध विहार के रूप में हुआ था। इसमें अनेक स्थविर और भिक्षुगण निवास करते थे। बौद्ध साहित्य में नालंदा का बड़ा महत्व है। नालंदा ने सारिपुत्र और मौदगलायन जैसे मनीषियों को पैदा किया। सारिपुत्र भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे और उन्हें धर्म सेनापति की उपाधि से विभूषित किया गया था। नालंदा के खंडहरों से पूरब की ओर बसा था सारीचक गांव। इसी गांव में सारिपुत्र का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसका प्राचीन नाम नालक था। संभवतया सारिपुत्र के कारण ही इसका नाम सारीचक पड़ा हो। भगवान बुद्ध नालंदा अनेक बार आए। उन्होंने नालंदा में 1 वर्ष आवास भी किया था। बौद्ध विहार और संघाराम के रूप में नालंदा की कीर्ति भगवान बुद्ध के जीवन काल से प्रारंभ हो गई थी। 500 व्यापारियों ने इसे 10 कोटि सोने की मोहरों से खरीदकर भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया था। बुद्ध ने 3 महीने तक यहाँ रहकर धर्मोपदेश दिया था। बुद्ध के निर्वाण के कुछ ही दिनों बाद यहाँ के राजा शक्रादित्य ने उचित स्थल को पहचानकर एक संघाराम का निर्माण कराया। जब निर्माण कार्य चल रहा था तब खुदाई के दौरान एक नाग जख्मी हो गया। उस वक्त यहाँ पर एक भविष्यवक्ता आया। इस घटना को देखकर उसने कहा, यह बहुत उच्च कोटि का स्थल है।
अगर आप यहाँ संघाराम बनवाते हैं तो निश्चित ही वह बहुत प्रसिद्ध होगा। दूर दूर तक इसकी ख्याति फैलेगी। 1000 वर्षों तक यह समृद्ध रहेगा। यहाँ के छात्र सभी विषयों में पारंगत होंगे। किंतु एक बात याद रखें, इस नाग के जख्मी होने के कारण यहाँ के अनेक लोगों को खून की उल्टी की बीमारी होगी। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार अशोक के प्रयत्नों से नालंदा एक शिक्षा केंद्र के रूप में परिवर्तित होने लगा था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद शक्रादित्य, तथागत गुप्त, बालादित्य और वज्र नामक राजाओं ने नालंदा में एक एक संघाराम बनवाया। इतिहासकारों के अनुसार 450 ईस्वी के आसपास बौद्ध बालादित्य के राज्यकाल में नालंदा विहार एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो चुका था। मगध साम्राज्य में यह विश्वविद्यालय प्रथम श्रेणी का शिक्षा केंद्र बन गया। मगध साम्राज्य में 4 महाविहार थे: वज्रासन, बोधगया, नालंदा, उदयपुर और विक्रमशिला। धार्मिक दृष्टि से वज्रासन का महत्व अधिक था, किंतु साहित्य और शिक्षा की दृष्टि से नालंदा सर्वश्रेष्ठ था। कहते हैं कि जब आचार्य दीपंकर श्रीज्ञान से नालंदा के आचार्यों ने पूछा कि वे विक्रमशिला छोड़कर यहाँ क्यों आए, तब उन्होंने नालंदा की प्राचीनता तथा उनकी अनेक विशेषताएं बतलाकर अपने आने का कारण समझाया था। यह सही भी था। सुदूर चीन, जापान, तिब्बत, श्याम, वर्मा, मलय, मध्य एशिया आदि अनेक देशों से शिक्षा प्राप्त करने नालंदा आने लगे थे। 18 बौद्ध निकायों के ग्रंथों के अतिरिक्त वैद्यक, दर्शन, साहित्य, अनेक प्रकार के कला कौशल, ब्राह्मण दर्शन, जैन दर्शन आदि की शिक्षाएं भी यहाँ दी जाती थी। यहाँ दाखिले के लिए द्वार परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। परीक्षा में गद्य, व्याकरण और पद्य, तर्कशास्त्र, मेटाफिजिक्स आदि विषय होते थे। वेनसांग लिखता है, यह द्वार परीक्षा बहुत कठिन होती थी। इसमें अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 40% से कम नहीं होती थी। इससे प्रतीत होता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्तर काफ़ी ऊंचा था। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिक जानने के लिए वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का सहारा लेना पड़ता है। वे लिखते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में धर्माचार्य हैं जिनकी क्षमता और विद्वता उच्च कोटि की है। वर्तमान में इनकी विशिष्टता महान है और इनमें से सैकड़ों ऐसे हैं जिनकी प्रसिद्धि दूर के देशों तक फैली है। इनका आचरण शुद्ध और निष्कलंक है। ये नीति शास्त्र के आदेशों का ईमानदारी से पालन करते हैं। विद्यापीठ के नियम अति कठिन हैं। उनका पालन करना सारे धर्माचार्यों के लिए अनिवार्य है। भारतवर्ष के लोग इनका सम्मान और अनुकरण करते हैं। यह कैसी विडंबना है कि हमें अपने इतिहास को जानने के लिए विदेशी यात्रियों, पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों का सहारा लेना पड़ता है। यह अक्सर होता रहा है। कभी हम वेनसांग की मदद लेते हैं तो कभी फाहयान की, कभी हमें अलबरूनी की, कभी बुकानन तो कभी कनिंघम हमारी मदद को आगे आते हैं। वेनसांग और फाहयान के यात्रा वृत्तांतों की मदद से तो कई प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की खोज में भी काफ़ी मदद मिली है। वैडल ने भी वेनसांग के यात्रा वृत्तांत का सहारा लेकर ही प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेषों को खोज निकाला था। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुख्य स्तूप, पुरातत्व वालों ने इसे टेम्पल साइट 3 नाम दे रखा है। निचले प्रकोष्ठों में बने स्टाकों, सुर्खी और चूने से बनी कलात्मक प्रतिमाएं के बहुत नज़दीक हैं। उनमें से कई स्टाकों अब वहाँ नहीं हैं, नष्ट हो चुके हैं। जो बचे रह गए हैं वे अपने पूरे कलात्मक सौंदर्य के साथ उन दिनों वहाँ मौजूद थे। भगवान बुद्ध ने 3 महीने तक जिस स्थान पर रहकर धर्मोपदेश दिया था, उसी स्थान पर उन्हीं की स्मृति में मुख्य स्तूप बनाया गया था। यह स्थान छोटे छोटे अनेकों स्तूपों से घिरा है।
थोड़ी दूर दाईं ओर आगे बढ़ने पर टेम्पल साइट 2 है। यह मंदिर पत्थरों से बना है। इसमें ईंटों का कहीं भी प्रयोग नहीं दिखता। यह करीब 200 से अधिक छोटे मूर्ति शिल्पों से अलंकृत है एवं इसके विषय हिंदू धर्म ग्रंथों से लिए गए हैं। मंदिर के दाईं ओर दूर तक मठों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इनके बारे में वेनसांग लिखता है, नालंदा विश्वविद्यालय के साथ के विहार में 8 विस्तृत कक्ष और 300 प्रकोष्ठ थे। सभागृह 10 भागों में बटा था। शिक्षार्थियों के रहने के लिए भिन्न भिन्न भागों में 300 भवन थे। 3 विशाल ग्रंथालय थे। इन पुस्तकालयों में हीनयान, महायान, वज्रयान आदि बौद्ध तथा अन्य संप्रदायों के अनेक विषयों के ग्रंथ संग्रहित थे। इस विश्वविद्यालय के खर्च को पूरा करने के लिए बौद्ध सम्राटों ने सैकड़ों गांव दान में दिए थे। विश्वविद्यालय की अपनी मुहर थी। नालंदा में सिर्फ पुस्तकों से ही शिक्षा नहीं दी जाती थी। यह अपनी मूर्ति शिल्प शैली के लिए भी विख्यात था। यहाँ पत्थरों और कांस्य से उत्कृष्ट मूर्तियां बनाने की शिक्षा दी जाती थी। खंडहरों की खुदाई में मिली भट्ठी और अनेक प्रकार के सांचे इस बात के प्रमाण हैं। यह भी पता चलता है कि यहाँ पीतल, तांबा, दूसरी अनेक धातुओं के उपयोग की शिक्षा भी दी जाती थी। कनिंघम ने इस इलाके में पाई जाने वाली मूर्तियों को हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ शिल्प माना है। पाल काल की अनेक उत्कृष्ट मूर्तियां नालंदा से मिली हैं। यहाँ सचित्र पांडुलिपियां तैयार करने की भी शिक्षा दी जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में आर्यदेव, शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रगोमेन, शांतरक्षित, पद्मसंभव, कमलशील, स्थिरमती, बुद्धिकीर्ति, कुमारश्री, सुमति सेन आदि अनेक उच्च कोटि के विद्वान थे। इनमें शांतरक्षित का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके समय में नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध हो चुका था। शांतरक्षित तिब्बत के शासक ग्रीनदूस्तान के निमंत्रण पर तिब्बत गए थे और शासक के मृत्यु पर्यंत वहां रहे थे। नालंदा के ही महापंडित पद्मसंभव ने तिब्बत में लामावाद की शुरुआत की थी। यह सब 8वीं सदी की बात है। आक्रमणकारियों ने नालंदा विश्वविद्यालय को बड़ी निष्ठुरता के साथ नष्ट किया। इसकी साक्षी वहाँ की जली हुई ईंटें, जली हुई चौखटें, जले हुए चावल के दाने, ये सब के सब यहाँ खुदाई में मिले हैं। हम सब उन्हें देखना चाहें तो जाकर संग्रहालय में देख सकते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट होना बिहार के इतिहास की एक युग प्रवर्तक घटना थी। उसने बिहार के इतिहास की दिशा ही बदल दी। सन 1197 ईस्वी में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार सूबे को अपने अधीन कर लिया था। उसने बड़ी निष्ठुरता के साथ उदंतपुर, नालंदा और विक्रमशिला के मठों और विश्वविद्यालयों को नष्ट किया। अमूल्य पुस्तकों को जलाकर राख कर दिया। उसने वहां रह रहे धर्माचार्यों एवं छात्रों को भी नहीं छोड़ा। उसने उनकी हत्या करवाई। तो इस तरह 1000 वर्षों तक हिंदुस्तान का गौरव रहा नालंदा महाविहार नष्ट हो गया। 15वीं सदी के तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है, बख्तियार ने अपनी इस जीत के प्रतीक के रूप में उदंतपुर में एक किले का निर्माण भी कराया। उसकी हिंसकता और असहिष्णुता ने बौद्ध धर्म को अपूरणीय क्षति पहुंचाई। अपने जन्म स्थल पर ही बौद्ध धर्म का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। धीरे धीरे लोग नालंदा महाविहार को भूलने लगे और काल के कपोल तले यह स्थल आखिरकार एक टिले में परिणत हो गया। फ्रांसिस बुकानन वह पहला व्यक्ति था जिसने नालंदा महाविहार को काल के गर्त से खोजने की शुरुआत की। उसने इस स्थान का सर्वेक्षण भी किया। सन 1861-62 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम को महाविहार के खंडहरों की खोज में सफलता मिली। सन 1870 ईस्वी में ब्रॉडली ने भी इसके कुछ हिस्सों की खुदाई की, किंतु योजनाबद्ध तरीके से खुदाई का काम सन 1916 ईस्वी में स्पूनर ने किया। इसके बाद अगले 20 वर्ष तक
विभिन्न पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा खुदाई की जाती रही। पंडित हीरानंद शास्त्री अज्ञेय के पिता ने खुदाई के इस काम को पूरा किया। तब नालंदा महाविहार की महत्ता को दुनिया ने स्वीकारा। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। आज इसके पुरातन गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। अखंड ज्योति जनवरी 2024। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।